Hello students, today we are going to start with a topic called as radius ratio rule. Now this topic is very important with respect to entrance. JEE और NEET दोनों में इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं और इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चंस जो हैं आगे भी यूज होंगे पढ़ने के लिए. डिफरेंट टॉपिक्स रिलेटेड हैं विद रिस्पेक्ट टू रेडियस रेशियो रूल. Now when I say radius ratio rule, now radius ratio rule सबसे ज्यादा important point है. It is used to study for ionic compounds only. Radius ratio rule सिर्फ responsible है for ionic compounds. So when I say ionic compounds, you can see ionic compounds का structure किस पे depend करता है. Ionic compounds का structure depend करता है सबसे पहले stoichiometry and the size of the ions. Now when I say size of the ions, you know when I talk about ionic solid हमारे पास है cation, हमारे पास है anion. हमने क्या बोला है आयनिक सॉलिड किससे बनता है. आयनिक सॉलिड बनता है विद स्मॉलर साइज कैटायंस एंड बिगर साइज एनायंस. तो हमें पता है एनायंस का साइज बड़ा होगा और कैटायंस का साइज छोटा होगा. इट्स लाइक एन एग्जाम्पल. अगर आपको कोई मिठाई का बॉक्स मिल रहा है या तो आपको मम्मी बोल रही है कि एक बॉक्स है इसमें लड्डू पैक करो, लड्डू और बादाम पैक करो, तो सबसे पहले क्या करोगे, वो बॉक्स लोगे और उसमें सबसे बड़ा क्या है लड्डू, तो लड्डू पहले अरेंज करोगे. व्हेन आई टॉक अबाउट साइज ऑफ आयंस, हमने क्या पढ़ा है, साइज ऑफ द कैटायन इज स्मॉल एंड साइज ऑफ द एनायन इज बिग. ना इफ आई से कैटायन एंड आयन में एनायन का साइज बिगर होता है, कैटायन का साइज स्मॉल होता है, तो इसका अरेंजमेंट कैसे होगा आयनिक सॉलिड में. यू नो व्हेन आई टॉक अबाउट बॉक्स, अगर मम्मी ने आपको एक बॉक्स दिया और बोला उसमें मिठाई पैक करो, लाइक मैंने बोला कि मम्मी ने बोला कि इसमें लड्डू भी डालना है और बादाम भी डालना है, तो आप लोग सबसे पहले बॉक्स लोगे, आप उसमें बादाम तो डालोगे नहीं. सबसे पहले क्या करोगे, आप लड्डू लोगे, लड्डू को सबसे पहले अरेंज करोगे क्योंकि लड्डू का साइज थोड़ा बड़ा है. तो सबसे बड़े वाले जो थे वो हमने लड्डू अरेंज कर दिए और जो भी छोटी छोटी जगह होगी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बादाम डालेंगे. मतलब जो पैकिंग का मेन पार्ट है वो क्या है, बिगर साइज वंस. तो हमारा बिगर साइज क्या होता है, एनायन. तो याद रखेंगे एनायंस दे आर गोइंग टू बी फॉर्मिंग द पैकिंग. पैकिंग मतलब दे आर गोइंग टू ऑक्यूपाई द पोजीशंस ऑफ आइदर एफसीसी, बीसीसी या एचसीपी डिपेंडिंग अपॉन देयर स्ट्रक्चर. जबकि कैटायन जिनका साइज छोटा है वो क्या ऑक्यूपाई करेंगे, दे विल बी ऑक्यूपाइंग द वॉइड्स. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट वॉइड्स, कैटायंस के साइज पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा वॉइड्स ऑक्यूपाई करे. लाइक इफ आई टॉक अबाउट स्मॉलर कैटायंस or bigger cations, you can see when I talk about bigger cations they will occupy octahedral hole क्योंकि octahedral hole का साइज बड़ा है. बट अगर cation का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा है तो they will be occupying the cubic void. अगर cation का साइज स्मॉल है तो they are going to occupy the tetrahedral void. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस सबसे पहले हमें याद रखना है पैकिंग में कौन पैकिंग करेगा, एनायन, जबकि वॉइड्स में क्या रहेगा, कैटायन. Cations में smaller cations will occupy tetrahedral hole, bigger cations will occupy octahedral hole, और अगर ज्यादा ही बड़ा है तो they'll be occupying cubic voids or cubic hole. So on the basis of this, when I talk about ionic compounds, radius ratio rule is applicable for ionic compounds. हमें कुछ points बहुत ज्यादा important है जो note down करने हैं. Like सबसे पहले मैंने क्या बोला, it is applicable for ionic compounds. कैसे ionic compounds, like we have NaCl, KCl, CaCl या फिर zinc sulfide. Now, when I say radius ratio मतलब हम लोग क्या लेंगे, रेडियस कैटायन का और रेडियस एनायन का. मतलब R plus is radius of the cation, R minus is the radius of anion. We are going to take the ratio of that. अब रेडियस रेशियो अगर आप देख रहे हो तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कैटायन. मतलब अगर कैटायन का रेडियस बढ़ता है तो रेडियस रेशियो भी इंक्रीज हो जाएगा. यू कैन सी व्हेन R plus increases, रेडियस रेशियो इंक्रीजेस. हमने क्या पढ़ा है कि नॉर्मली एनायन का साइज बड़ा होता है और कैटायन का साइज छोटा होगा. बट वी कैन हैव सम एक्सेप्शनल केसेस, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ सकता है हमें कुछ केसेस में. सेम वे व्हेन आई से इफ द रेडियस रेशियो इज हाई, हमने क्या बोला यहाँ पे, रेडियस रेशियो अगर ज्यादा है, अगर हमें रेडियस रेशियो का जो वैल्यू मिल रहा है वो बहुत ज्यादा है, मतलब हमारा आयनिक सॉलिड बहुत ज्यादा स्टेबल है, मतलब उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर बहुत प्रॉपरली अरेंज्ड है. वो कैसे डिपेंड करेगा कि रेडियस रेशियो हाई है. ना रेडियस रेशियो हाई कब रहेगा, जब रेडियस ऑफ द कैटायन इज हाई. लाइक इफ आई से मेरे पास यहाँ पे एक छोटा सा स्फीयर है, ये जो छोटा सा स्फीयर है ये कितने स्फीयर्स को सराउंड कर सकता है, और इफ आई टॉक अबाउट दिस बिगर स्फीयर तो ये कितने बिगर स्फीयर्स को सराउंड करेगा. अब ये छोटा सा है, मतलब इसके आसपास कितने स्फीयर सराउंड कर सकते हैं, 2 या 3 मैक्सिमम, राइट. एंड ये बिगर है और इसके आसपास कितने सराउंड कर सकते हैं, 5 या 6 सराउंड कर सकते हैं. मतलब इसके पास जो स्फीयर सराउंड होंगे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम रहेगा, जबकि इसके पास जो स्फीयर सराउंड होंगे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ज्यादा. कोऑर्डिनेशन नंबर अगर ज्यादा है तो हमने डिस्कस किया था, मोर द कोऑर्डिनेशन नंबर मोर एफिशिएंट इज द पैकिंग. एंड अगर पैकिंग एफिशिएंट है मतलब आयनिक सॉलिड स्टेबल है. यू कैन सी इफ द रेडियस ऑफ द कैटायन इज हाई, more is the number of anions surrounded,
more the number of anions surrounded, coordination number will increase, and if the coordination number increases, stability will increase. So on the basis of that, we say for a given coordination number, there is a limiting value of radius ratio, that is r plus by r minus, or I can say radius of cation by radius of anion. Now when I talk about ionic solids, for ionic solids to be stable, we need to remember some points. Like सबसे पहला point यहाँ पे क्या है? Cations and anions, they appear to be spherical in shape, right? They mostly क्या होना चाहिए? They should be spherical in shape and they should be touching each other. Cation and anion, they should be touching each other. But anion will generally not touch another anion. एक एनायन दूसरे एनायन से ऐसे अरेंज रहेगा कि उनके बीच में टचिंग नहीं हो, बिकॉज हमें पता है अगर वो टच करेंगे तो रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगे एंड वी डोंट वांट दैट. तो अपने आप को इस तरह से अरेंज करेंगे, दे वोंट बी टचिंग ईच अदर. एंड cation must be surrounded by maximum number of anions. cation जितने ज्यादा एनायन से सराउंडेड रहेंगे उतना कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा, उतना कंपाउंड आयनिक सॉलिड स्टेबल होगा. So on the basis of this, we'll start with radius ratio rule. Now when I say radius ratio rule क्या है? It will give you an idea about the coordination number of cation, and on the basis of that radius ratio, you'll be able to predict the type of void also. You can see यहाँ पे we are going to study what coordination number of cation, limiting value of your radius ratio, type of the void and examples. Like सबसे पहले अगर बोलती coordination number of cation is 2, मतलब वो cation कितने अनायन से सराउंडेड है? 2. मतलब हम इमेजिन कर सकते हैं कि अगर वो 2 ही अनायन से सराउंडेड है तो cation का साइज बहुत छोटा है. अगर cation का साइज बहुत छोटा है तो रेडियस रेशियो का वैल्यू भी बहुत कम रहेगा. You can see 0.1 to 0.155. And you can see over the diagram over here, if I present, beryllium belongs to second period, मतलब बहुत छोटा cation, it is surrounded by how many anions? Only 2. And अगर ऐसे टाइप का void हम देखेंगे तो it's nothing but linear. We can have the example of BeF2. Next we have a coordination number of cation, that is 3. When I say 3, limiting value is 0.155 to 0.225. If you see the diagram over here, you can see यहाँ पे कैसा शेप बन रहा है? ट्राइंगुलर void. मतलब यहाँ पे लाइक प्रीवियस केस में क्या था, cation इतना छोटा था कि वो सिर्फ 2 ही एनायन को एकोमोडेट कर सकता है. अगर 2 से ज्यादा एकोमोडेट करने हैं तो हमें cation का साइज थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ रहा है. तो हम जो cation का साइज थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे तो हम ये एनायंस को इस तरह से रीअरेंज करते हैं कि वो एक क्रिटिकल पोजीशन में पहुंच जाएगा. एंड बिकॉज ऑफ दैट द void that you can see, it resembles a triangular shape, and therefore we call it as what? Triangular void. And the example is B2O3, that is boron trioxide. When I say coordination number for the cation is 4, now you can see coordination number cation का 4 हो रहा है, मतलब अभी यहाँ पे cation का साइज और बढ़ गया. अगर cation का साइज और बढ़ गया मतलब limiting value will also increase. Similarly, you can see the void that will occupy. You can see कितने स्पेयर्स हैं? 1, 2, 3, 4. अगर 4 coordination number है तो हम simply assume कर सकते हैं this is which type of void? Tetrahedral void or tetrahedral hole. So you can see it is shown by which example? Zinc sulfide. Next is coordination number 6. As the coordination number increases, मतलब number of anions increase हो रहा है तो radius ratio का value भी increase होगा. And if you see 6, अगर याद है this type of void we have already studied. This is octahedral void formed by 6 pairs. So coordination number is 6, and this is mostly shown to us by NaCl. Next and the last one we have is coordination number 8. मतलब कितने anions surrounded हैं? 8. And the radius ratio will increase. टाइप ऑफ void अगर हम देख रहे हैं, you can see ये void हमने पढ़ा है, which is what? Cubic type of void, and this is shown to us by cesium chloride, जहाँ पे हमने packing of voids पढ़ा था for ionic crystals. You can see over here we need to summarize this value, और I can say हमको memorize करना है, sorry, ये value को हमें पूरा का पूरा रटना है. You can see values क्या है? 0.1, 0.155, 0.225, 0.414 and 0.732. You need to remember 0.414. रूट 2 का वैल्यू 1.414 होता है, तो ये रूट 2 का वैल्यू नहीं है. एंट्रेंस में कभी कभी रूट 2 लिख देते हैं. रूट 3 का वैल्यू 1.732. ये 0.732 है, मतलब ये रूट 3 नहीं है. एग्जाम में कभी ऑप्शन लिखते हैं रूट 2 टू रूट 3. नो, दिस इज 0.414 टू 0.732. तो यू कैन सी सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ cation if it is 2, the value is 0.1 to 0.155. कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 3 है तो 0.155 to 0.225. देन यू हैव
कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए 0.225 to 0.414, then 0.414 to 0.732 and last is 0.732 से greater or you can take it up to 1. तो ये वैल्यूज यू कैन लर्न एज इट इज, सिंपल है टेबल. ये टेबल को हमें ऐसे कैसे लर्न करना है. गिव एन आइडिया विद द हेल्प ऑफ रेडियस रेशियो यू विल बी एबल टू प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ कैटायन. नाउ द पॉइंट ओवर हियर इज ये वैल्यूज आते कहां से हैं. ये वैल्यूज डिराइव करके आएंगे जो हमें सिलेबस में नहीं है, बट फॉर योर कन्वीनियंस हम एक ये ट्रायंगुलर वाला सॉल्व करके देखते हैं कि ये वैल्यू आता कैसे है. ओके तो स्टूडेंट्स, एज वी आर लर्निंग विद रिस्पेक्ट टू लिमिटिंग रेडियस रेशियो फॉर ट्रायंगुलर वॉइड, यू कैन सी यहाँ पे 3 बड़े ट्रायंगल्स है जिनको हम एनायंस कंसिडर करते हैं और ये जो छोटा वाला है ये कैटायन है, राइट. तो अगर मैं ये छोटे वाले कैटायन के रेडियस को लेती हूँ r और ये जो बड़ा वाला है उसके लिए हम ले रहे हैं कैपिटल R. तो यू कैन सी ये r हो गया, ये भी r है एंड ये पॉइंट अगर मैं ज्वाइन कर रही हूँ यू कैन सी दिस इज व्हाट यू गेट. तो अगर मैं ये पार्ट यहां से रिमूव करके ड्रॉ करती हूँ तो दिस इज यू कैन सी ये मिल रहा है हमें, राइट. ये जो है ये क्या है r प्लस r, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है r. यू कैन सी यहाँ पे जो ट्रायंगुलर वॉइड बन रहा है, अगर मैं बोलती हूँ ट्रायंगल तो यहाँ पे ट्रायंगल जो रहेगा वो क्या रहेगा, उसका एंगल दिस विल बी व्हाट 60 डिग्री, राइट. तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये उसका क्या हो जाएगा हाफ, मतलब ये क्या हो रहा है 30 डिग्री. तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा एंगल 30 डिग्री. तो अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें क्या मिल रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हिसाब से व्हाट यू गेट इज बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू cos 30. Now when I say base upon hypotenuse equal to cos 30, you can see ये क्या है हमारा हाइपोटेन्यूज और ये हमारा क्या है बेस. तो बेस हमारा क्या है r, हाइपोटेन्यूज क्या है r प्लस स्मॉल r विच इज इक्वल टू cos 30. ना when I say cos 30 का वैल्यू हमें क्या आ जाएगा √3/2 r अपॉन r प्लस r. ना इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ तो आपको क्या मिल रहा है, यू कैन सी ये यहाँ पे क्या हो जाएगा r इज इक्वल टू r प्लस r √3/2. ना √3/2 ये पूरा मल्टीप्लाई होगा तो दिस बिकम्स व्हाट r इज इक्वल्स टू √3/2 r प्लस √3/2 स्मॉल r. तो इसको जस्ट मैं सिंप्लीफाई करने से बेटर मैं ऐसे नहीं सॉल्व करूंगी, मैं √3/2 को यहां ले लूं तो ये क्या हो जाएगा 2r अपॉन √3 विच इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस स्मॉल r. तो यहाँ पे 2r अपॉन √3 माइनस r इज इक्वल टू स्मॉल r. ना 2r अपॉन √3 माइनस r जब मैं सॉल्व कर रही हूं तो यहाँ पे यू कैन सी r कॉमन हो गया, 2 अपॉन √3 माइनस 1 इज इक्वल टू r. ना r 2 माइनस √3, यू नो √3 का वैल्यू क्या होता है 1.732. तो आगे का वैल्यूज नहीं कंसिडर करते, 1.732 ले लिया और √3 क्या है 1.732 इज इक्वल टू r. 2 minus 1.732 if you check you get is what 0.268. ये हो गया अपॉन 1.732. यू कैन सी ये क्या हो जाएगा r, और अगर मैंने कैपिटल R को यहाँ ले लिया तो r अपॉन ये हो गया कैपिटल R. यू कैन सी r क्या था रेडियस ऑफ कैटायन एंड जो बिगर r है ये क्या है रेडियस ऑफ एनायन, मतलब ये r प्लस अपॉन r माइनस वैल्यू मिल रहा है आपको. तो यू कैन सी व्हेन यू सॉल्व दिस r अपॉन r, ये वैल्यू अगर आप सॉल्व करोगे 0.268 अपॉन 1.732 व्हाट यू गेट द वैल्यू है 0.155. मतलब आई कैन से r प्लस अपॉन r माइनस इज इक्वल टू 0.155. तो यू कैन सी ऐसे ही हम लोग हर लिमिटिंग रेशियो के वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं एंड ऑन कैलकुलेटिंग यू विल गेट द वैल्यू. बट हमें डेरिवेशन से कुछ भी लेना देना नहीं है, तो ये जस्ट आपके रेफरेंस के लिए था कि हाउ यू सॉल्व इट, but just you need to remember the values. Let's learn some of the limitations of radius ratio rule. Now, सबसे पहला limitation क्या है? It is applicable only for ionic compounds. The rule is not obeyed if the bonds are covalent. मतलब it is applicable only for ionic bonds and it is used to predict the structure of many ionic solids. मतलब अगर हमें radius ratio पता है तो हम coordination number predict कर सकते हैं, हम type of void predict कर सकते हैं and it will help you in predicting the structure of your ionic solid. Let's solve the numericals. सबसे पहला question, predict the coordination number of cesium ion and the structure of cesium chloride if the radius of cesium cation and radius of chloride ion has been given. तो यहाँ पे जब हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमारे पास रेडियस ऑफ कैटायन है, रेडियस ऑफ एनायन है. फाइंड क्या करना है हमें, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम एंड वी नीड टू फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड. तो फॉर्मूला क्या है,
रेडियस रेशियो फाइंड करेंगे हम लोग. रेडियस रेशियो क्या है हमारा? रेडियस ऑफ सीजियम डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ chloride, that is cation by anion. So you can see if I solve this 1.69 divided by 1.81 angstrom, so what the value you get is 0.933. You can see हमने जो values पढ़ा था 0.1, 0.155, 0.225, 0.414, 0.732, ये value उससे भी ज्यादा है. मतलब this goes up to 1. तो 0.732 से लेके 1 वाला जो value था वो last वाला था. मतलब वहां पे coordination number क्या था? 8. And if I say the coordination number is 8, the structure was cubic type. So I can say the coordination number of cesium is 8 and the crystal is cubic in structure. Moving to the next question. An anionic crystal lattice has radius ratio of 0.524. Its coordination number is. You can see सबसे पहले मैंने ऐसे 0.524 हमारे पास एक था 0.1 to 0.155, 0.155 to 0.225, देन 0.225 to 0.414 वहां भी ये नहीं आ रहा है. देन नेक्स्ट 0.414 to 0.732 तो ये वहां फॉल करेगा. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इफ आई से ये आ रहा है तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6. सो दिस कम्स योर आंसर एज 6. नेक्स्ट क्वेश्चन. An ionic crystal has lattice radius ratio greater than 0.732. Its coordination number is 0.732 से ज्यादा रहेगा तो we know it is the last one. तो coordination number क्या आएगा? It is 8. Let's check. It's greater than 0.732. You can see it will be 8. That is option B. Moving to the next question. The structure of TLCl is similar to cesium chloride. What would be the radius ratio of TLCl? Now, when I say the structure of TLCl is similar to cesium chloride, cesium chloride हमने देखा था, लास्ट वाला था जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर था 8 एंड उसका रेडियस रेशियो फॉल होता है बिटवीन 0.732 to 1 और यू कैन से ग्रेटर देन 0.732. तो यू कैन सी द आंसर इज व्हाट? ऑप्शन डी. दिस completes your topic with respect to radius ratio rule. तो radius ratio rule के आपको जो स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोला था वो याद रखना है एंड वो टेबल मेमोराइज करना है बिकॉज दिस रेडियस रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू वॉइड्स क्योंकि हमने बोला डिफरेंट वॉइड्स आते हैं तो वॉइड्स का रेशियो भी याद रखने के लिए काम आएगा एंड इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी सम इंपॉर्टेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स इन द नेक्स्ट लेक्चर. इंपॉर्टेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद रिस्पेक्ट टू एंट्रेंस.